जेके राय साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से इस महावीर को हमने खोया है, एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं जनरल बिपिन रावत सहित सभी 13 लोगों को मेरी सदा सुमन, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बहुत ग्रेट लॉस हुआ। एक्चुअली फर्स्ट सीडीएस थे, ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक प्लानर थे और तीनों फोर्स में के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, ये एक्सेलेंट था। सभी लोग चाहते थे इनके आगे बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी विथ प्राइम मिनिस्टर, विथ ऑल 3 चीफ्स। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गए। बहुत ग्रेट लॉस है कंट्री को। मैं समझता हूँ चाइना और पाकिस्तान आज तो बहुत खुश हो गए उन लोग, क्योंकि ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो छुपाते कुछ नहीं थे, स्ट्रेट बोलते थे वो पब्लिक में। तो ग्रेट लॉस, इसी कमी महसूस बहुत दिनों तक रहेगी। बिल्कुल। दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस वक्त जुड़े हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। धीरेन्द्र जी, सवाल यही है कि एक ऐसे महावीर को हमने खोया है जो एक उनका अपना अनुभव रहा है। हम सैन्य क्षेत्र में देखें तो चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, उनके कारण ये संभव हो पाया था। उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें कहा जाएगा। और जब धारा 370 हटी तो जैसे हालात बन गए थे घाटी में, कश्मीर में, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया था। कैसे पूरा कर पाएंगे इस कमी को? देखिए, जैसे लगता है शुभम की एक जो स्ट्रेटजिशियंस होता है, यानी एक रणनीतियाँ बनाना, सामरिक रणनीति बनाना बहुत अरसे से, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की सेना में जनरल हमेशा अच्छे जनरल्स ने लीड किया है इस देश की सेनाओं को, लेकिन फिर भी बहुत सारे जनरल को उनकी एक एक्स्ट्रा जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनकी एक सोच है, उसको अलग से रखा जाता है। चाहे 1987 में याद होगा ऑपरेशन ब्रॉस्टेक्स में जब सुंदर जी थे, तो उनको भी यही माना जाता है किस तरह फॉरवर्ड प्लानिंग है, आने वाले दशकों की जो लड़ाई है, जो आने वाला पूरे दुनिया का जो पूरा आसपास आपके नेबरहुड्स में है, वहाँ कैसे वारफेयर की टेक्निक्स बदलेंगी और आपको कैसे उनको कोप अप करना होगा, उस तरह की स्ट्रेटजी करना, उसको तैयार करना और उसके लिए फिर आगे फॉरवर्ड प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना, उस लेवल पर जाकर सोचने वाले जनरल के तौर पर सीडीएस विपिन रावत इस देश के लिए एक बहुत बड़े, मतलब जिसको मैं कहूँ कि धरोहर की तरह थे, क्योंकि उन्होंने एक जो एक आईईबी का प्लान हो या फिर थिएटर का जो प्लानिंग है, ये एक फ्यूचर वॉर के लिए थी। यानी हम लोग अपने आसपास और पूरी दुनिया में जो बदलती हुई वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, उनको कैसे एडवांसमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्वदेशीकरण की बात है, उस पर अडिग रहना, उस पर तैयार करना, सरकार को एक लंबे प्रोसेस के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़े कदम थे जिनको हम लोग गिनते हैं। और हमको ये कोई किसी भी आदमी को अगर उससे पूछा जाएगा, जो आदमी जो सामरिक स्थिति में या जो हमारे साथ जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ये कितना बड़ा झटका एक ऐसे वक्त में जब आपके दोनों बॉर्डर्स पर सिचुएशंस बहुत तनाव भरी हों, ऐसे वक्त में जब आंखों में आंखें डालकर बोलने वाला आपका जनरल सीडीएस जो दोनों तरफ से, चाहे वो कैलाश हिल्स पर किस तरह से कब्जा करना हो, चौंकाना हो, ये तमाम चीज़ों में वो आगे बढ़कर रखते थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा शून्य अचानक, क्योंकि जो नए आदमी आएंगे उनके अपने आइडियाज़ होंगे, वो कम नहीं हो सकते, लेकिन हमको विपिन रावत के उस सोच को जरूर देखना पड़ेगा। उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, उनकी कमी हमेशा खलेगी और उसकी क्षतिपूर्ति करना इतना आसान नहीं होगा। मैं वापस आपके पास आऊँगा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह इस वक्त जुड़े हैं। शिवदान जी, सवाल यही है कि जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि इस कमी को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता, उनके अपना अनुभव रहा है। और जिस तरीके से एक सबसे बड़ी अगर हम बात कहें तो सेना के आधुनिकीकरण में उनका सबसे बड़ा हाथ है। जिस तरीके से जब 2014 के बाद सरकार बदली और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का टर्म आया और उसके बाद से लगातार जो आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ है, उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो अपने सैनिक तजुर्बे से, जो उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड का जो कंसेप्ट शुरू किया था और जो चल रहा है, वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इस इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब है कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सेना के तीनों अंगों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एलिमेंट्स होंगे साथ में उस कमांड के अंडर में, और सिचुएशन के अनुसार
उन एलिमेंट को वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा जी। इस आजकल के, इससे पहले जो भी एक्स्ट्रा आर्मी जब युद्ध करती थी तो उसको इनको बुलाने के लिए अलग से कॉल करनी पड़ती थी। जैसे एयरफोर्स की सपोर्ट चाहिए तो एयरफोर्स की सपोर्ट मांगी जाती थी, या नेवी की सपोर्ट चाहिए नेवी की सपोर्ट मांगी जाती थी, उसमें कुछ समय लगता था। और फिर जो सपोर्ट देने वाले थे वो उस क्षेत्र से उतने वाकिफ नहीं होते थे जी। अब जब एक कमांड में तीनों एलिमेंट होंगे तो साथ ही मिलकर प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट लिया जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड कमांड का कंसेप्ट शुरू किया है, ये जनरल रावत ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, जो आज के युग में एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, जिसको अभी तक बिल्कुल अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी लागू नहीं किया था। तो जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण में बहुत अपना योगदान दिया है। उसके अलावा मैन मैनेजमेंट में भी जनरल रावत ने काफी सुधार किए हैं और कैंटोनमेंट्स की उसको भी काफी उसमें सुधार कदम उठाए गए हैं और सेना को आज के युग के हिसाब से तैयार करने में उन्होंने काफी योगदान दिया है। बिल्कुल, आधुनिकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया है वो रावत साहब ने दिया है और सवाल यही खड़ा होता है कि आज उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। जिस राज्य से वो आते हैं, उत्तराखंड से वो आते हैं, पौड़ी में जो वहाँ के वो मूल निवासी हैं, हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़े हुए हैं पौड़ी से, हम उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि वहाँ के वो लाल हैं, वहाँ का उनका जन्म रहा है और वो वहाँ पर दोबारा बसना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो जब रिटायर होंगे उसके बाद वहाँ जाकर वो घर बनाएंगे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। देखिए शुभम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे और इसीलिए वो चाहते थे कि उत्तराखंड जब रिटायरमेंट होके आएंगे तो अपने उत्तराखंड, अपने गांव सैण गांव में अपना घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। सबसे पहले मेरे ठीक पीछे देखिए आप, जनरल विपिन रावत, वो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन हमारी यादों में रहेंगे। उनकी तस्वीर देख रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत का पूरा जीवन ऐसा रहा है कि उस पर जितना भी आप अभिमान करेंगे वो कम होगा। मेरे साथ शैलेंद्र रावत जी हैं, आप पूर्व विधायक हैं और यहाँ पहुँचे हैं। शैलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय लोग हों, सब लोग आज जनरल को याद कर रहे हैं। आपकी यादों में जनरल विपिन रावत किस तरह दिखते हैं? सबसे पहले मैं उन सीडीएस देश के लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी जी को और सैन्य अधिकारी जो उनके साथ थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज निश्चित रूप से वो स्थान जो हमारा गौरव था, इस पहाड़ का, उत्तराखंड प्रदेश का और देश का, वो खाली महसूस हो रहा है कि ये इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हम सब लोग दुखी हैं, आहत हैं, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि। रावत जी, हमने देखा कि कई बार अधिकारी तो बन जाते हैं लोग, लेकिन वापस लौट के अपनी मिट्टी तक नहीं पहुँचते हैं। लेकिन जनरल साहब ऐसे नहीं थे, वो बार बार जब मौका मिलता था आते थे और बड़े कॉमन तरीके से लोगों से मिलते। बिल्कुल एक साधारण तरीके से, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। हम आज पहाड़ का व्यक्ति बहुत सर्वोच्च पदों में हैं, विभिन्न उसमें क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय में लगाइए, सेना में लगाइए, अन्य क्षेत्रों में लगाइए, बहुत बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पे पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान के जो सर्वोच्च पद माने जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब उन लोगों से मिला जाता है तो उन सर्वोच्च पद के अधिकारियों पे भी आज कुछ ना कुछ इस पहाड़ के अंश है, उनके खून में दिखते हैं, झलकते हैं, महसूस होते हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए इतना बड़ा व्यक्तित्व था सीडीएस जनरल रावत का कि हर कोई उन्हें याद कर रहा है, तो उनकी सादगी को भी याद कर रहा है। और इस जगह पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, मुझे अलग अलग लोग मिले हैं। लोगों ने कहा सैनिक स्कूल बनाना चाहते थे, गांव तक सड़क लाना चाहते थे, कई तरह के सपने थे। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि उनके सपने पूरे होंगे और स्थानीय लोग अपने स्तर पर संघर्ष करके उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं रोकना चाहूंगा सुरेंद्र आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य शहीदों के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। आपको क्या कुछ कह रहे हैं? जनरल विपिन सिंह रावत जी और हमारे कई, जैसे हमारे विंग कमांडर आगरा के ही बेटे पृथ्वी सिंह चौहान जी सहित 13 लोगों के
देश के लिए सर्वोच्चतम बलिदान देने का जो समाचार आया, वह मैं समझता हूं कि पूरे देश को स्तब्ध करने वाला रहा है। आज मुझे भी, चूंकि आगरा में कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, तो वह कार्यक्रम रद्द करके हम सब यहाँ सीधे परिवार के पास आए हैं। यद्यपि कोई परिवार का कोई सदस्य कहीं मतलब किसी बलिदान हो, चाहे किसी रूप में जब जाता है तो उसका पूरे परिवार को दुख होता है, लेकिन इस परिवार के, इस आगरा के धरती के वो पुत्र थे, लेकिन पूरा देश आज उनके सर्वोच्च बलिदान से, और जो हमारे सभी 13, चाहे वो विंग कमांडर या सेना के कोई अधिकारी अफसर, सबको लेकर के दुखी है। और हम सब लोग, जैसी सूचना है, देर शाम तक उनका शव यहाँ पर शरीर जो है पहुँचेगा। और चूँकि पृथ्वी सिंह विंग कमांडर जी का परिवार देश के लिए सेना के माध्यम से, और पूरा परिवार हमारी पार्टी के साथ भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा रहा है, और हम सब आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। इस समय इतना ही मुझे कहना। सेना के साथ अपने लोग मांग कर रहे हैं जांच की, क्या लगता है कोई साजिश? तो पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि आगरा के मूल निवासी थे, उनका भी इस दौरान देहावसान हुआ है। वो भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और वहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से, उनके शहीद के परिवार से मुलाकात भी की, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और उनसे बातचीत भी की। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास जेके राय साहब आऊँगा। कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी, कैसे ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त रहा होगा। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि हर परिस्थिति में उड़ान भरने में वो उसके लिए संभव था, और हर परिस्थिति में वो कहीं भी जा सकता था, उसके बावजूद इस तरीके की घटना हुई। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इस दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं और इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर था, कॉम फ्लाइट कॉम स्क्वाड्रन का हेलीकॉप्टर था ये। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी थी, नाइट विजन और न्यू एवियोनिक सिस्टम था इसमें, ऑटो पायलट था इसमें, और सब कुछ रहते हुए अब अभी जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, कई कारण हो सकते हैं। फॉगी वेदर हो सकता है, या फेलियर ऑफ टेक्निकल फेलियर हो सकता है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम है, या कंट्रोल लॉक हो सकता है। साहब बिल्कुल, ये तमाम कारण हो सकते हैं। कल हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, कीर्ति चक्र प्राप्त है उनको, वो हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि कोई साजिश भी हो सकती है। तो क्या कोई 1% भी इसकी शंका है, क्योंकि भारत का सीडीएस और तमिलनाडु के अंदर संभव है क्या? जी जी जी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, आजकल के ज़माने में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात है, मैं कॉम स्क्वाड्रन में 3 साल रहा, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर चेकिंग होती है, सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, यही और खासकर वीआईपी एयरक्राफ्ट को ऑफर करने के पहले इसकी बहुत जल्द चेकिंग होती है, ज़बरदस्त इंस्पेक्शन होता है, सिग्नेचर होता है 700 पर, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है। कोई बाहरी आदमी वहाँ जा नहीं सकता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं आ जाएगा। अच्छा ये है कि एफडीआर मिल गया है। और सवाल ये, जैसा कि जेके राय साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई इस तरीके का वीआईपी चॉपर जब उड़ान भरता है तो उसकी बाकायदा कई राउंड में चेकिंग होती है, इसके बाद हस्ताक्षर होते हैं और इसके बाद उड़ान भरी जाती है। तो ये तमाम चीजें होने के बाद ही वो चॉपर जो है वो वहां से आगे बढ़ा होगा। जी धीरेन्द्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए मैं वापस आपके पास आऊंगा। शोधान सिंह हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सवाल मुझसे, माफ कीजिएगा शुभम जी जी, शोधान सिंह, ये सवाल मुझसे है
जी धीरेन जी, मैं आपसे पूछ रहा था जी। देखिए, इस तरह के जो वीआईपी मूवमेंट है, वो जिस तरह की सिक्योरिटी है, जिस तरह सीडीएस है, उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा सिस्टम्स, तो ये कहना कि वहाँ कोई प्रवेश कर पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। लेकिन कोई भी अभी तक तो इस तरह का, और मुझे लगता है कि जब इस तरह का सेंसिटिव मैटर हो, जिसमें आपके देश के सबसे बड़े सैन्य जनरल जो इस समय हैं, जो अगर हायरार्की भी देखें तो वो उन तीनों सेनाध्यक्षों से भी ऊपर हैं हमारे, उनको अगर इस तरह का जब मूवमेंट होता है तो वो पूरी तरह से सिक्योर्ड किया जाता है, इस तरह पूरी कोशिश की जाती है, उसका कोई भी प्रोटोकॉल वायलेट नहीं होता। ये तमाम चीज़ें तो पहले दिखाई दे रही, तो इसीलिए इस पर कोई भी संदेह की तरफ करना, वो थोड़ा सा बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के या उसके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा वो होगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने उस पर कुछ भी, अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई जो प्लेन शब्दों में जिस तरह से दुख व्यक्त किया रक्षा मंत्री ने, और उसमें अभी तक जांच के लिए एक समिति बनाई है, वो बहुत ही मानवेंद्र बहुत ही शानदार अफसर, डेकोरेटेड ऑफिसर्स माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्या उस तक कोई पहुंच सकता है, ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि स्केची है अभी, तो इस पर कोई भी कंक्रीट बात करना, तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि अभी हम लोग को ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता, क्योंकि जो प्रोटोकॉल गया है, जिस तरह से गया है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर अभी मिल चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शोधान सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि फ्लाइट रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं धीरेन जी, जो ब्लैक बॉक्स होता है, मैं चाहूंगा दर्शकों को उसके बारे में आप बताएं कि बताया जा रहा है कि अंतिम समय जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उस दौरान की जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें मौजूद होती है। कितना ज़्यादा संभव है उस दौरान की जो परिदृश्य रहा होगा उसकी जानकारी करना उस ब्लैक बॉक्स के जरिए? देखिए, ब्लैक बॉक्स का जो रोल होता है वो एक प्रकार से एयरक्राफ्ट की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने का उसका रोल होता है, क्योंकि जब भी पायलट ऐसी कंडीशन में आता है, इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो कुछ ट्रांसमिशन भी करता है जी, एक्टिविटी भी करता है जी, कुछ स्वयं भी कुछ कहता है, ये सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि तो ये तमाम चीजें जो है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसके जरिए पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। जेके राय साहब हमारे साथ जुड़े थे, स्क्वाड्रन लीडर शोधान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, तमाम हमारे सहयोगी सुरेंद्र सीला और धीरेन जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो महावीर की महागाथा में फिलहाल इतना ही, पूरा देश उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है, और उनकी जो क्षति हुई है उसको पूर्ति करना इतना संभव, इतना आसान और इतनी जल्दी नहीं होगा।